नमस्कार दोस्तों, 22 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज और कहां पे वो आपको मदद देगी, इसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आती है पहली, स्टॉपिंग रिलीजियस एक्टिविटीज अलोन इज स्ट्रेंज। किसने बोला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन की फ्राइडे को उसका डिसीजन आया। इसमें यह बोला गया, खासकर महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये चीज गई थी कि देखिए, एक ऐसे समय पे जब कोरोना के पैंडेमिक के बाद का लॉकडाउन खुल रहा है, आप इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीजें खोल रहे हैं, लेकिन आप रिलीजियस प्लेसेस को नहीं खेल रहे हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि भाई देखिए, सैलून्स आप खुल रहे हैं, धीरे धीरे करके कुछ सिलेक्टेड जगहों पे शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। हालांकि वहां पे सब पे फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स से कोविड के नॉर्म्स लगे हुए हैं, बट ये सब चीजें खुल तो रही हैं। शॉप्स खुल रहे हैं, बिजनेसेस की चीजें खुल रही हैं, बट रिलीजियस जगहें नहीं खुल रही हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज को आप नहीं खोल रहे हो। इस बात पे क्वेश्चन किसने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े जी ने। ये जो पिटीशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने, किसने फाइल की थी? जैन ट्रस्ट है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये जो जैन टेम्पल्स हैं दादर में, बायकुला में, चेंबूर में, यहां पे प्रेयर्स होनी है 22 अगस्त को। 23 अगस्त को एक फेस्टिवल आ रहा है, पर्यूषण फेस्टिवल। ये एक जैन फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो कोविड-19 प्रिवेंटिव नॉर्म्स की वजह से जो महाराष्ट्र की सरकार था, ये उनको ओपन करने की परमिशन दे नहीं रही थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गए और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, एक दिन में जो टोटल लोग अलाउड है वो है 250। एक समय पे मैक्सिमम 5 लोग अलाउड हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इतने अलाउड होते हैं। जगन्नाथ टेम्पल को भी खोलने के लिए ये अलाउ किया गया था कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दौरान पे, सब कुछ ठीक से हुआ। तो ये जो जैन ट्रस्ट है, इस जैन ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला कि एक समय पे पूजा करने के लिए मैक्सिमम 5 लोग होंगे और टोटल एक दिन में 250 लोग आ सकते हैं। तो इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन टेम्पल्स को 22 अगस्त और 23 अगस्त को खोलने के लिए अलाउ कर दिया। अब देखें, मुंबई की तरफ से जो लॉयर यहां पे मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि देखिए सर, रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन जब एक भीड़ में आ जाता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। खासकर अगर आप इस चीज को गणेश चतुर्थी के पर्सपेक्टिव से देखें। अभी गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा त्योहार है, इस समय पे बहुत भीड़ होती है। तो अगर आप किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को, किसी एक रिलीजियस टेम्पल को ओपन करने की परमिशन देंगे, जैसे कि आपने जैन ट्रस्ट के दादर, बायकुला और चेंबूर टेम्पल को ओपन करने की परमिशन दे दी, तो अगर इस तरीके की परमिशन किसी एक धर्म के लोगों को दी जाएंगी तो दूसरे धर्म के लोग भी बोलेंगे। तो गणेश चतुर्थी में भी आवाजें उठेंगी कि भाई हमें अपना रिलीजियस प्रोसेशन करने दीजिए, और वहां पे इतनी भीड़ आती है कि अगर एकदम से आ गई तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि देखिए, ये जो परमिशन हमने दी है, ये केवल हमने दादर, बायकुला, चेंबूर के जैन टेम्पल्स को खोलने के लिए दी है। आगे कोई भी रिलीजियस प्लेस अगर खोला जाता है पूजा के लिए, तो उसको केस बाय केस डिसाइड किया जाएगा। पहले तो स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और उसके बाद भी चीजें नहीं हो पाती हैं तो आप जुडिशरी के सामने आ सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दादर, बायकुला, चेंबूर के जैन ट्रस्ट के 3 टेम्पल्स को खोलने की परमिशन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त, 23 अगस्त को, ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ। जीएस पेपर 2 में आपको इस हेड में ये चीज काम देगी, पीपीटी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। 9 किल्ड इन श्रीसाइलम पावर यूनिट फायर, पावर हाउस यूनिट फायर। देखिए, 5 इंजीनियर्स की मृत्यु हो गई और भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। टोटल 9 लोगों की मृत्यु हुई है। कहां पे? स्टेट रन हाइडल स्टेशन ऑफ श्रीसाइलम प्रोजेक्ट ऑन द तेलंगाना साइड ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर अक्रॉस द कृष्णा नदी पे जो ये श्रीसाइलम प्रोजेक्ट है, उसमें तेलंगाना साइड पे जो हाइडल स्टेशन था, वहां पे ये इवेंट हुआ। अभी इसकी मैप पे भी मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा। एक शॉर्ट सर्किट हो गया था जिसकी वजह से आग लग गई, तो बेसमेंट में जो लोग थे वो ऊपर नहीं आ पाए। जो लोग कंट्रोल रूम में थे वो तो निकल के भाग गए, बच गए। अब क्या होता है कि जब भी कभी भी अगर आप एक थर्मल पावर स्टेशन में गए हो, या फिर आप एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में गए हो, इनफैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में जो पावर प्रोड्यूस की जाती है वो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस की जाती है, यानी ऊपर से, ऊंचाई से पानी को छोड़ा जाएगा और पानी नीचे की तरफ आएगा। तो मल्टीपल लेवल पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना होता है। तो जो लोग ऊपर की तरफ कंट्रोल रूम में थे वो तो निकल के भाग गए, जो लोग लोअर लेवल्स पे थे वो ऊपर की तरफ नहीं आ पाए क्योंकि आग बहुत लगी हुई थी, ठीक है, और सही समय पे उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका था। पावर मिनिस्टर सेड दैट फायर डिपार्टमेंट पर्सोनल वेयरिंग मास्क मैनेज्ड टू गेन एंट्री इनटू द शैलो यूनिट आफ्टर 3 अबॉर्टेड अटेम्प्ट्स। यहां पे भाई रेस्क्यू टीम्स आई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की, सिंगारेनी कॉलेरीज की, इन सब की रेस्क्यू टीम्स तो आई, बट इनको आने में देर हो गया। इमीडिएट
कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट का अरेंजमेंट इनके पास था नहीं, जिसकी वजह से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। यहां पे ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके बहुत काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चूंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो ये श्रीशैलम डैम की जो लोकेशन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कृष्णा नदी पे है ये, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, नियर श्रीशैलम टेम्पल टाउन। सेकेंड लार्जेस्ट कैपेसिटी वर्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन द कंट्री। ये तो हो गया श्रीशैलम डैम की बात। श्रीशैलम हाइडल स्टेशन, तो ये जो श्रीशैलम हाइडल स्टेशन है, इट इज लोकेटेड ऑन द तेलंगाना साइड ऑफ इंटरस्टेट बॉर्डर अक्रॉस कृष्ण रिवर। अब भाई मैप में इसकी लोकेशन देखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप जूम इन कर रहे हैं, जूम इन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और करते करते आप पहुंच जाओगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। देखिए आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पहुंच गए। अब बिल्कुल आप देखिए दोस्तों, जो कृष्णा नदी बह रही है, इस कृष्णा नदी के बीच से ही आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। छोटा छोटा जो डॉटेड लाइन है, ये आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। उसके लेफ्ट साइड पे आपको तेलंगाना दिख रहा है, राइट साइड पे आपको आंध्र प्रदेश दिख रहा है, और यहीं पे बीच में आपको क्या नजर आ रहा है दोस्तों, श्रीशैलम रिजर्वायर, मेजर डैम विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहां पे हुआ है ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। याद रखिएगा दोस्तों, ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। इनफैक्ट जब भी आप तैयारी करते हो ना, इस तरीके की एक दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि ये लोकेशन इंडिया के कौन से भाग में हो सकती है। इसीलिए मैं आपको ये सारे मैप्स दिखाता रहता हूं समय समय पर। आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, कश्मीर फिगर्स इन चाइना पाक डायलॉग। देखिए चाइना और पाकिस्तान के बीच में बातचीत हुई है, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिले, इन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे तो बातचीत की, वहां तक तो ठीक है, पर भैया इन्होंने कश्मीर इश्यू पे भी बातचीत कर ली। ठीक है, अपने एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग में इन्होंने कश्मीर इश्यू को भी इन्वोक किया। चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमारे स्टॉन्चेस्ट पार्टनर हैं इन द रीजन, और हम आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे, आपकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सबको बचाने में हम आपका सपोर्ट करेंगे। ज्वाइंट प्रेस रिलीज में यह बात पता चली। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मतलब क्या है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान बोलता है हमारा है। आप देखिए पाकिस्तान ने बताया कि भाई देखिए जम्मू एंड कश्मीर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो चाइना ने बोला कि यूनिलैटरली चीजें नहीं होनी चाहिए, सब कुछ यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए, रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल के रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए बायलैटरल एग्रीमेंट तक तो ठीक है, लेकिन अगर कश्मीर के मुद्दे को लेके इन दो स्टेटमेंट्स को आप देखोगे, किसको किसको, यूएन चार्टर को और रेलेवेंट सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को, अगर इन दो चीजों को अगर आप कश्मीर के मुद्दों में देखोगे, तो इंडिया का जो हमेशा से फॉरेन पॉलिसी में स्टैंड रहा है वो वायलेट होता है। इंडिया ने बोला है कि देखिए कश्मीर का मुद्दा हमेशा से एक बायलैटरल मुद्दा है, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगा, ना यूएसए, ना यूनाइटेड नेशंस, ना चाइना, केवल इंडिया पाकिस्तान बैठ के इस बात पे बात करेंगे। तो यूएन चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस विल नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। बट उसके बाद भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि जी जिनपिंग की तरफ से जो ओरल स्टेटमेंट आई है उसमें कश्मीर मुद्दे की बात नहीं है, बट फिर भी जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो ज्वाइंट प्रेस रिलीज हुई है उसमें कश्मीर के मुद्दे की बात की गई है। ये जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ये इसमें आपको काम कर सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ये आपके बहुत काम आएगा। यानी देखिए जो कुछ भी रिसेंटली चाइना ने अभी किया है बॉर्डर पे, चाहे आप लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर लीजिए, चाहे पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बात कर लीजिए, दैट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टैंड ऑफ कश्मीर। भले चाइना कश्मीर के मुद्दे को अभी के लिए डायरेक्टली बोल नहीं रहा है, बट हर इंटरनेशनल फोरम में, इनफैक्ट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बार चाइना ने यह कोशिश की है कि कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाए, बट किसी तरीके से इंडिया उस चीज को ब्लॉक कर देता है। आगे बात करते हैं, नागालैंड गवर्नमेंट फॉल्स गवर्नर्स स्पीच। देखिए यहां पे फिर से जो नागालैंड के गवर्नर है आर.एन. रवि जी, और जो नागालैंड की रूलिंग सरकार है, जो पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस जो रूलिंग पार्टी है, उसके बीच में फिर एक टसलबंदी नजर आ रही है। अभी इंडिपेंडेंस डे के दिन मिस्टर आर.एन. रवि जो कि गवर्नर है नागालैंड में, उन्होंने स्पीच दी। देखिए गवर्नर हर बार इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देता है, हर स्टेट में स्पीच देता है, तो यहां पे भी स्पीच दी गई और ये बोला गया कि देखिए गवर्नर के बीच में, जो कि एक सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो सेंटर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल सा बनता नजर आ रहा है नागा पीस प्रोसेस को लेकर। इनडायरेक्टली जो आपके आर.एन. रवि है, ये आर.एन. रवि स्टेट गवर्नमेंट की सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई देखिए आप देश की सिक्योरिटी से ज्यादा
कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप जो कि नागालैंड में ऑपरेट कर रहे हैं, और यहां पे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोया की बात हो रही है। तो इनके व्यू पॉइंट्स को आप ज्यादा बता रहे हो, ना कि नेशनल सिक्योरिटी को आप ज्यादा बता रहे हो। ये इनडायरेक्टली आर एन रवि बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आर एन रवि यहां पे क्या बोलते हैं? नागालैंड is endowed with one of the finest human and natural resources. Unfortunately, today it has the dubious distinction of the worst performing state in the country, including the नॉर्थ ईस्ट रीजन। यानी कि आर एन रवि बोल रहे हैं कि पूरे देश में तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है ही, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इन ऑल इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बात मिस्टर आर एन रवि ने बोली, और आर एन रवि इंटरल्यूकेटर है पीस प्रोसेस में, सेंटर की रिप्रेजेंटेटिव है पीस प्रोसेस में। इसके अगेंस्ट में जो स्टेट पे जो लेवल पे गवर्नमेंट है, पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो गवर्नमेंट है, इनका क्या कहना है कि जो आर एन रवि जी बोल रहे हैं कि हम लोग बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नहीं है, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, तो भले ही नागालैंड एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नहीं है डेवलपमेंटल फ्रंट्स पे, बट फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट में डेवलपमेंट बढ़े। फिर कि ये बताना चाह रहे हैं मिस्टर आर एन रवि को कि शायद आपने उन अवार्ड्स पे ध्यान नहीं दिया जो कि हमारे नागालैंड स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में मिले हैं 2018 में और 2019 में। तो देखिए, ये जो टसल है नागालैंड के गवर्नर के बीच में और पीडीपी, ये जो पीपल डेमोक्रेटिक अलायंस है इसके बीच में, या फिर आप कह लीजिए जो इसाक मोया सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसके बीच में, ये टसल दिन ब दिन बड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन नागालैंड के गवर्नर की जो जगह है वो फिक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए उनको निकालने वाली है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है कि आर एन रवि इस पूरे इशू के साथ बहुत ही क्लोज तरीके से जुड़े हुए हैं, तो सेंटर का उनको पूरा सपोर्ट रहेगा। ये चीज आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन इन सब में काम आएगा। फिर एक अनाउंसमेंट फेसबुक की तरफ से आ रहा है, आवर पॉलिसीज ऑन हेट स्पीच आर यूनिफॉर्मली अप्लाइड। ये तो देखिए आना ही था। जो फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत मोहन जी, उन्होंने बोला है कि देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की जो पॉलिसीज है वो नॉन पार्टीसाइन है। हम लोग डिनाउंस करते हैं हेट और बाइग्रेटरी को किसी भी फॉर्म में, वो चाहे रूलिंग पार्टी के एमपी ने डाला हो, एमएलए ने डाला हो, या फिर अपोजिशन पार्टी वाले ने डाला हो। हम अपनी गाइडलाइंस में किसी भी तरीके का बायस नहीं कर सकते। ये इशू कब उठा था? जब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिसमें आंकी दास जो कि हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी है फेसबुक इंडिया में, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए थे। इन्होंने व्यू पॉइंट्स ये दे दिए कि अगर रूलिंग पार्टी के लेजिस्लेटर्स द्वारा किए गए पोस्टों को अगर हम रिमूव कर देंगे तो पार्टी का इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा सा, मतलब फेसबुक का इंडिया में बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो मोहन साहब है, मोहन साहब ने एक और चीज पे ध्यान दिलाया, वो है डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन टीम। देखिए मोहन साहब ने बोला कि जो फेसबुक प्लेटफॉर्म है ना, वो हमेशा इस बात को मॉनिटर करता है कि कौन उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहा है और कौन से पब्लिक फिगर्स इस चीज में इन्वॉल्व हैं। और अगर कोई एक पर्सन जरूरत से ज्यादा अशांति फैलाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सो डिसीजंस अबाउट डेजिग्नेटिंग पीपल और ग्रुप्स एज डेंजरस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन टीम बना रही है फेसबुक ने। देखिए ये लिखा हुआ, फेसबुक के अंदर एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन टीम है जो कि बेसिकली बहुत सारे पोस्ट को देखती है, सिग्नल्स को देखती है, जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है इंडिविजुअल्स की उनको देखती है। और अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल निकल के आता है तो जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फेसबुक पे, तो ऑब्वियस सी बात है उसके खिलाफ एक्शन लेता है। ये जो टीम बनाई है डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन टीम फेसबुक की, इसके पास एक्सपर्टीज है टेररिज्म में, हेट स्पीच में, ग्लोबल रीजनल ट्रेंड्स सबको देखते हैं ये। तो चूंकि इन्होंने ये बोला है कि डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन टीम अगर किसी एक इंडिविजुअल को या किसी एक पेज को या किसी एक ग्रुप को डेंजरस बोलती है तो उनके पास से सारी फेसबुक की सर्विसेज छीन ली जाती हैं, उनको कंप्लीटली ब्लॉक और डिलीट कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन है ऑन पार्ट ऑफ फेसबुक। इस एक्शन को लेने से पहले हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को और हर चीज को खुद से बार बार वेरीफाई करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी चीज को डेंजरस डेजिग्नेट करने से पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये फेसबुक क्यों दे रहा है? क्योंकि फेसबुक यहां पे जस्टिफिकेशन दे रहा है। किस चीज का जस्टिफिकेशन? कि कुछ इंडिविजुअल्स जब हेट स्पीच फैलाते हैं तो उनको फेसबुक डिलीट कर देता है, लेकिन जब बीजेपी के लेजिस्लेटर्स और बीजेपी पार्टी और रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं जब वो हेट स्पीच फैलाते हैं तो फेसबुक उनको नहीं हटाता है। इस बात के ऊपर अपने जस्टिफिकेशन में डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन टीम का नाम लिया है मोहन साहब ने, अजीत मोहन साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फेसबुक के। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जनरल स्टडीज पेपर 3 में, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ये चीज आपको मदद देगी। फिर एक न्यूज मेघालय से निकल के आ रही है। देखिए रैट होल माइनिंग का आपने नाम सुना होगा। रैट होल माइनिंग क्या होती है? इस फोटो को देखिए,
यहां पे दोस्तों छोटे छोटे से आपको छेद नजर आ रहे हैं। क्या होता है कि इस छेद में इंडिविजुअल लेबर्स अंदर घुसते हैं। यहां से तो ये छेद हो सकता है आपको बड़े दिख रहे हैं, अंदर जाके और छोटे होते जाएंगे और बहुत सारे लेबर्स इसमें घुसेंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही लेबर अंदर घुसता है और अंदर से जाके वो कोल निकाल के आता है। इसको बोला था रैट होल माइनिंग। 2014 तक धड़ल्ले से ये रैट होल माइनिंग मेघालय में होती थी। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मेघालय में हो रही इस रैट होल माइनिंग पे बैन लगा दिया। अब जब पहले रैट होल माइनिंग लीगली होती थी तब मेघालय की सरकार को इसके ऊपर कुछ टैक्स मिलता था, कुछ टैक्स रेवेन्यू मिलता था, लेकिन बाद में जब इस चीज को इलीगल कर दिया गया तो अब आप लीगली रैट होल माइनिंग कर ही नहीं सकते, बट उसके बाद भी रैट होल माइनिंग चलती रही। रैट होल माइनिंग क्या होता है? इन्वॉल्विंग डिगिंग ऑफ नैरो टनल्स usually 3 to 4 feet height for workers to enter and extract coal. The horizontal tunnels are often termed rat holes as each just fits about one person. ठीक है, तो 2014 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया। तब से रैट होल माइनिंग ऑन पेपर्स बैन है, बट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि देखिए कोल की जरूरत है, बहुत सारी सीमेंट कंपनीज है, बहुत सारी पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, पावर प्लांट्स है मेघालय में, जो इसी रैट होल माइनिंग के द्वारा निकला कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सीमेंट कंपनीज से और इन पावर प्लांट से मेघालय की गवर्नमेंट ने बोला है तुरंत 614 करोड़ रुपए आप फाइन भरिए सरकार को, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नियम कानून तोड़ा है। आपको रैट होल माइनिंग के थ्रू कोल निकालने से मना किया गया था, आपने बात नहीं मानी, कोल निकाला। दूसरी बात, पहले जब रैट होल माइनिंग होती थी उसके ऊपर आप टैक्स भरते थे, अब आपने टैक्स भी नहीं भरा, तो ये पूरा जितना भी इसका फाइन पेनाल्टी है आप भरिए। और देखिए दोस्तों, इसके पीछे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ही पहले मेघालय गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि हाँ भाई ये जो रैट होल माइनिंग हो रही है इलीगल, सबसे पहले तो इसको बंद करवाओ, उसके बाद जितना भी रैट होल माइनिंग के थ्रू कोयला निकाला है इसके ऊपर अप्रोप्रिएट फाइन पेनाल्टी लेके ये जितनी भी कंपनीज है जिन्होंने इस नियम कानून को तोड़ा उनसे पैसा लो। ठीक है, अभी देखिए जो इलीगल रैट होल माइनिंग है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। पहले जब ये रैट होल माइनिंग लीगल तरीके से होती थी तो बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था, बहुत सारी रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी इन प्लांट्स को, इन थर्मल पावर प्लांट्स को। देखिए जब भी कोई कोयले का फील्ड किसी भी कंपनी को अलॉट होगा तो ऑब्वियसली बात है उस कंपनी को उस चीज पे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे, वो सब बंद हो गया क्योंकि अब ये पूरा प्रोसेस इलीगल होने लगा। अब आप बोलोगे सरकार की मर्जी के बिना कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तो ऑब्वियसली बात है लोकल लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं करप्शन होता है। क्या आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनको पता नहीं है इलीगल रैट होल माइनिंग हो रही? सबको पता होता है, बट चीजें चलती रहती हैं। लेकिन यहां पे इन्वॉल्वमेंट किसकी हो गई? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की। और जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस देगी मेघालय की सरकार को, जो कुछ भी इलीगल हो रहा है उसको बंद करिए। और जब मेघालय की सरकार को सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो वो सीधे सीधे बोलेगा भाई पैसा भरो। तो अब इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से और थर्मल पावर प्लांट से बोला गया पैसा भरो। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस किस बेसिस पे लिए गए? देखिए, द रिकमेंडेशंस वर मेड आफ्टर द कमिटी फाउंड आउट दैट द सीमेंट कंपनीज and its power subsidiaries have purchased illegally mined coals in the name of Slate, a non-fuel mineral, to circumvent the ban imposed by NGT on illegal rat hole coal mining. कुल मिला के हुआ क्या कि 2014 में एनजीटी ने जब इलीगल रैट होल कोल माइनिंग पे बैन लगाया तो ये कंपनीज क्या बोलने लगी कि भैया देखिए कोल की तो हम माइनिंग ही नहीं कर रहे हैं, हम तो स्लेट की माइनिंग कर रहे हैं, ये एक नॉन फ्यूल मिनरल था, हम इसकी माइनिंग कर रहे थे। एक कमेटी बनाई एनजीटी ने और उस कमेटी ने क्या पता किया कि भैया स्लेट की नहीं इलीगल कोल की माइनिंग हो रही है। अब जब पता चल गया कोल की माइनिंग हो गई तो एनजीटी ने सीधे इंस्ट्रक्शंस दिए स्टेट गवर्नमेंट को पैसा वसूलो। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इशू कर दिया इनको नोटिस। अब देखिए कब तक पैसा आता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इसमें आपको ये काम आएगा। आगे चलते हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों ये निकल के आया कि जो नागालैंड की सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि भैया ये जो लोकायुक्ता है हमारे स्टेट का इसको आप हटाओ। लोकायुक्ता के अगेंस्ट जो स्टेट लोकायुक्ता है, स्टेट ऑफ नागालैंड का जो लोकायुक्ता है उसके अगेंस्ट नागालैंड की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस जारी किया और नागालैंड की गवर्नमेंट ने कहा भी है कि देखिए ये जो लोकायुक्ता है ठीक तरीके से अपना काम कर नहीं रहे, आप कुछ कीजिए। इल्जाम क्या क्या लगाए नागालैंड की गवर्नमेंट ने अपने लोकायुक्ता के अगेंस्ट? देखिए सबसे पहला एग्जाम तो यह लगाया गया है कि लोकायुक्ता ने चीफ मिनिस्टर से यह बोला
कि एक इंक्वायरी कंडक्ट करिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। तो यहां पे सबसे पहली बात तो नागालैंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट से यह बोल रही है कि लोकायुक्ता को क्या यह नहीं पता है कि चीफ मिनिस्टर एक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं है? तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में इंक्वायरी करने को बोल रहे हो चीफ मिनिस्टर को। सबसे पहला इल्जाम तो यह लगाया गया। उसके बाद लोकायुक्ता नागालैंड की सरकार से क्या बोल रहे हैं, और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर भी लिखा मई 2019 में कि देखिए मैं दिल्ली से काम करना चाहता हूं, ठीक है, मैं दिल्ली से ही काम, जहां पे मैं रहता हूं वो मेरे ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर है, टेरेन हिली है, मुझे ऑफिस पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मेरी जो लाइब्रेरी है वो दिल्ली में है, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मुझे यहां पे डर भी लगता है, इसीलिए मैं अपने लोकायुक्ता की पोजीशन का काम दिल्ली में रह के करना चाहता हूं, यहां रह के नहीं करना चाहता हूं। दूसरा इल्जाम यह लगाया नागालैंड की गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके लिए एक लेटर भी लिखा था इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को। शुरू में तो यह समझ में आया कि चीफ सेक्रेटरी ने उन्होंने परमिशन दे दी थी, चीफ सेक्रेटरी ने इनको, बाद में चीफ सेक्रेटरी ने बोला कि नहीं भाई मैंने कोई परमिशन नहीं दी है। तीसरा इल्जाम लोकायुक्ता पे यह लगाया कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोकायुक्ता को रहने के लिए जो बंगलो अलॉट किया गया था, उस बंगलो में कुछ रिपेयर वर्क करना था। उस रिपेयर वर्क के लिए नागालैंड की सरकार 46 लाख रुपए खत्म करने वाली थी। बाद में लोकायुक्ता ने बोला कि मुझे वो वाला बंगलो अलॉट कर दीजिए जो पहले चीफ मिनिस्टर जिसमें रहते थे, जिसको अब एक वीआईपी गेस्ट हाउस बना दिया गया। तो इस बंगलो को अपॉइंटमेंट को लेके भी नागालैंड की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस दिया। तो कुल मिला के 3 रीजंस के बेसिस पे नागालैंड की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस फाइल कर रही है अगेंस्ट लोकायुक्ता। सुप्रीम कोर्ट से बोल रही है कि भैया इस लोकायुक्ता को यहां से हटाओ, ये ना हो पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद इस चीज की सुनवाई रखी है और कंसर्न लोकायुक्ता से वो भी मांगा, एक्सप्लेनेशन भी मांगा। जीएस पेपर 4 में आपको ये चीज काम आएगी। कोड ऑफ एथिक्स, चैलेंजेस ऑफ करप्शन तो खैर नहीं कहना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स में ये चीज आपको काम आएगी। आगे चलते हैं। ये फाइनल आर्टिकल आज का। टर्की एक चर्च है, इसको फिर से फॉर्मर चर्च को फिर से मॉस्क बदलने वाला है। देखिए जो टर्किश प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दोगन, ठीक है, ये अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वो शायद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टर्की के जो इस्लामिक नेशनलिस्ट हैं उनको खुश करने के लिए, ताकि वो पावर में बने रहें। रेसिप तैयब अर्दोगन की कुर्सी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा वो कम्युनल एलिमेंट लेके आ रहे हैं अपनी गवर्नेंस में। जैसे हागिया सोफिया के साथ हुआ है, कुछ कुछ वैसे ही हो रहा है। पहले एक एंशिएंट ऑर्थोडॉक्स चर्च था, बाद में उसको मॉस्क में बदला गया, बाद में उसको एक म्यूजियम में बदल दिया गया। इस्तांबुल में ये बहुत ही पॉपुलर इस्तांबुल का म्यूजियम है, लेकिन अब फिर से इसको मॉस्क में बदलने की बात करी जा रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है करिए म्यूजियम। ये इसकी फोटो है, आप बाहर से देख के कह सकते हैं कि काफी खूबसूरत सा म्यूजियम है। देखिए इसके साथ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री इन्वॉल्व है दोस्तों। अगर आप चाहते हो तो मैं इस चीज के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे अलग से कमेंट में बताइएगा। जैसे ही ये डिसीजन आया है टर्की तरफ से, वैसे ही ग्रीस का एक बहुत बड़ा अपोजिशन आया, क्योंकि पहले ये जो करिए म्यूजियम था ये एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च था, उसको पहले मॉस्क में बदला और फिर उसको म्यूजियम में बदल दिया। अभी जब वो म्यूजियम बन गया था वहां पे एक सेक्युलर क्रेडेंशियल थे, अब उसको आप एक कम्युनल टोन दे रहे हो, एक रिलीजियस टोन दे रहे हो। तो ग्रीस का यहां पे अपोजिशन आया और ग्रीस टर्की के बिल्कुल बगल में है। तो अगर इस चीज पे आप चाहते हो मैं एक वीडियो बनाऊं, मुझे जरूर बताइए दोस्तों, मैं बना दूंगा बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री इन्वॉल्व और इस हिस्ट्री को मैं यहाँ पे थोड़े समय में बता नहीं सकता। तो टर्की का वो कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसको फिर से म्यूजियम से मॉस्क बनाने की बात हो रही है, वो है आपका करिए। इससे पहले कौन बना है? हैगिया सोफिया। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये चीज आपको काम आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ और सुझाव है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।